इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे जो है आप फेस 1 की तैयारी कर सकते हो, किस तरह जो है टेस्ट को पास करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कट ऑफ कैसे पास करना होगा, या प्रिपरेशन का कौन कौन सा सिलेबस हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, बीएस मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखो, आपके पास जो टेस्ट आएगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें होगा आपका एक पोर्शन इंग्लिश का जिसमें आएंगे 40 क्वेश्चंस, और दूसरा पोर्शन होगा मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथ्स जो है वो बेसिक होता है तो उसके आएंगे 35 क्वेश्चंस, और जीके के 15 क्वेश्चंस, और आपके आईक्यू के 10 क्वेश्चंस। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके टेस्ट में आएंगे। याद रहे, ये नॉन इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीएस मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अलावा स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने सब कैंपस में टेस्ट अप्लाई किया है या फिर मेन कैंपस में। और अगर आप इस फेस में हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंग्लिश के पोर्शन के साथ। इंग्लिश के पोर्शन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन का। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि वो आपको जो एक पैसेज देंगे और उस पैसेज से रिलेटेड 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो भी स्टोरी गिवन होगी या जो भी वर्ड्स डिफाइन होंगे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, पैसेज में किसी भी किस्म की स्टोरी है तो उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, या उस पैसेज में कोई खास एंटोनोम है, सिनोनोम है, कोई वर्ड है ऐसा, उसका एंटोनोम सिनोनोम पूछ लेंगे, या उसमें कितने प्रेपोजिशंस हैं वो पूछ लेंगे। मतलब सारा कुछ पैसेज से रिलेटेड ही पूछ रहे होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 5। इसकी जो प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे बेस्ट देखा है वो है readtheory.com, एक वेबसाइट है। वहाँ पर जाके जो है आप रीडिंग कंप्रीहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपके पास IB का मैनुअल होगा, उसमें जो है शुरू में ही 9-10 जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसेजेस गिवन है, वहाँ पर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन मैंने आपको बता दी, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। देखो, दूसरा सवाल आएगा आपके पास वोकेब का। वोकेब में 2 पोर्शंस आते हैं, एंटोनॉम्स और सिनोनॉम्स। एंटोनॉम्स का मतलब होता है वर्ड अपोजिट्स, इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, और सिनोनॉम्स का मतलब होता है वर्ड सिमिलर वर्ड्स, इनके आपके पास 5 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, ये इतने ट्रिकी और क्लोज आ रहे होते हैं कि आप ढूंढ ही नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इतने मैच हो रहे होते हैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, सारे ही आपको करेक्ट लग रहे होते हैं। एक चीज़ आप मेरी याद रखना कि आपके पास जो एंटोनोम और सिनोनोम आएगा ना, वो एक तो कंडीशन के बिहाफ पे आएगा। मतलब वो आपके सामने एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड का वो आपसे एंटोनोम या सिनोनोम पूछेंगे। तो उस सेंटेंस का भी कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से जो है वो टिक करूँ ऑप्शन को। एक चीज़ आप याद रखना, एंटोनोम्स और सिनोनोम्स में क्या होगा, 3 ऑप्शंस आपके सामने ऐसे रखे जाएंगे जो बिल्कुल ही सेम मैच हो रहे होंगे, जिन तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो रही होगी। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर देते हैं जो उन 3 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उन 3 में मैच नहीं हो रहा होता। तो वो ये आपको एक हिंट दे रहे होते हैं कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि 3 ऑप्शंस बिल्कुल ही मैच हो रहे होते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन एक ऐसा ज़रूर होता है जो मतलब उन 3 से रिलेटेड नहीं होता। तो वहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। तो एंटोनॉम्स आएंगे आपके पास 5 और सिनोनॉम्स आएंगे आपके पास 5। ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका कोई खास बुक नहीं है, और यही पढ़ के आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन हो जाएगी। आप टाइम दो एंटोनोम और सिनोनॉम्स को। आई नो ऑप्शंस, या फिर आप ये कह लो कि कोई भी टेस्ट देने जाते हो, आपने जो भी पढ़ा होता है वो आ ही नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करो, जस्ट टाइम दो इन टॉपिक्स को, एंटोनोम और सिनोनॉम बस याद करते जाओ। एवं कोई बुक उठा लो और टाइम दो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 10 में से 3-4 तो सही हो जाएंगे, 5 से सही हो जाएंगे अगर ज़्यादा टाइम दिया है। तो ये होगा आपके पास एंटोनोम और सिनोनॉम्स। इंग्लिश के पोर्शन में तीसरा क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जो है गूगल से कोई एक PDF डाउनलोड कर लो या कोई बुक भी देख लो। एक बुक है कारवान सीरीज़ का एप्टीट्यूड बुक, वो ही खरीद कर लो, वही आपको जो है काम आएगा, वो बाय कर लो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तकरीबन सभी टॉपिक्स ग्रामर की कवर हो जाएंगे उसमें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ पर अच्छे खासे तकरीबन सारे MCQs गिवन है सब रूल्स के, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। आप पहले जो है गूगल पर जाके जो है इनके 25-30 रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये पढ़ लो, उसके बाद उसके MCQs को सोल्व कर लो। IB के मैनुअल में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी देख लेना, ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके भी कोई टफ नहीं आ रहे होते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे कोई बस 5 क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल ही पूछ रहे होते हैं, मतलब कोई खास लेवल के बड़े बड़े नहीं पूछ रहे होते, सिंपल एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जो है वहाँ पर वर्ब आएगा। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना।
5 में से तुक्का लगा के भी 2-3 सही हो ही जाते हैं, तो टेंशन ना लेना। तो ये आप अच्छे से इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इंग्लिश के पोर्शन में जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास एरर डिटेक्शन का। देखो एरर डिटेक्शन कहीं ना कहीं एक लिंक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरे ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं। देखो एरर डिटेक्शन में क्या होगा, आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे अगेन, और आपको कोई ना कोई एक एरर लाजमी दिया जाएगा और वो आपको डिटेक्ट करना है। कभी कभी नो एरर का भी ऑप्शन होता है कि इसमें कोई एरर नहीं हो, आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो आपको नो एरर पर टिक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एरर लाजमी होता है। तो एरर प्रेपोजिशन में भी आ सकता है, वर्ब में भी आ सकता है, किसी ग्रामर की और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है। तो एरर ही फाइंड करते हो आप एरर डिटेक्शन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ में एरर है, ऐसा ना हो कि एरर किसी और में हो, टिक किसी और को करके आओ। तो ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन मैं रिकमेंड करूँगा एप्टीट्यूड बुक कारवान सीरीज़ का, उसमें अच्छे से एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस हैं, तकरीबन ग्रामर के उसमें सभी टॉपिक्स हैं, तो वो एक बाय कर लो ना, अच्छी प्रिपरेशन हो ही जाती है। और अगेन IBA के मैनुअल में एरर डिटेक्शन के 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से पढ़ लो। लेकिन पहले तकरीबन ग्रामर की सारी टॉपिक्स कवर कर लो, उसके एंड में जाके एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ा करो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, अगेन ये भी टफ नहीं आ रहे होते, या तो प्रेपोजिशन में एरर होता है, या वर्ब में होता है, या कोई नाउन प्रोनाउन, या कोई ये से ये स्टिल इस टाइम के कुछ टेंस में भी एरर हो सकता है कभी कभी। तो यही एरर डिटेक्शन में आ रहा होता है, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी खास, बस प्रिपरेशन करते जाओ, टाइम दो सब टॉपिक्स को, आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। जब आप टाइम दोगे ना टॉपिक, तो आपके पास जो आप गिवन डेट अगर आपके पास टेस्ट में नहीं भी हो रहा ना, तो आपका तुक्का भी लग जाता है। वाई? क्योंकि आपने उस टॉपिक को टाइम दिया होता है। तो टाइम का रिजल्ट मैंने नोट किया, आपको ज़रूर कुदरत देती है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इंग्लिश के पोर्शन में जो 5th क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, वो होता है प्रेपोजिशंस का। देखो प्रेपोजिशंस आपने ग्रामर में पढ़े होंगे। प्रेपोजिशंस कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि किसी भी कंडीशन में वर्ब यूज़ हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो यूज़ हो रही हो, उसके साथ प्रेपोजिशन एक फिक्स होता है। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि उसके आगे अगर नाउन लगा है, एडजेक्टिव लगा है, या कोई एक और चीज़ लगी है, तो उस पर जो है वो ये प्रेपोजिशन आएगा। तो जैसे एट हो गया, आन हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, फ्राम हो गया, ये सब आपके प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस भी आपके इतने टफ नहीं आ रहे होते। अगेन प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ये चीज़ें मतलब आप ये कह लो अनलिमिटेड है, मतलब आप कितना ही पढ़ोगे, तो इसका जो हल होता है ना वो प्रैक्टिस ही होता है। आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका एक माइंड में सेंस बन जाता है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ही आपको काम आती है इंग्लिश के पेपर में। और कुछ पेपर नहीं होता इंग्लिश का, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से। तो प्रेपोजिशंस के भी अगेन 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करो, अगेन आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। टफ नहीं आते इतने, सिंपल बेसिक आ रहे होते हैं। आप अगेन एप्टीट्यूड का बुक पढ़ लो, हो जाएगा कवर, या आप IBA के मैनुअल को भी देखो, वहाँ पर भी प्रेपोजिशन अच्छे से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश के पोर्शन में आता है टेंसेस से रिलेटेड। देखो टेंसेस से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हो सकता है कि आपके सामने किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में लिख देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ है, या फिर ये सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि भाई ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, फ्यूचर में लिखा हुआ है, कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। तो आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको आइडेंटिफाई आप अच्छे से कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा हुआ है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है टेंसेस में। दूसरा आ सकता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में क्या होता है कि पहले क्लास में सेंटेंस के 2 क्लासेस होते हैं, तो पहले क्लास में कौन सा टेंस लगेगा, अगर पहले क्लास में ये वाला टेंस है तो दूसरे क्लास में कौन सा टेंस लगेगा। ये आपने चीज़ें ऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी जब आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की होगी। तो उसमें आपके पास एक टॉपिक आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान से कवर करनी है और लाजमी कवर करनी है। इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि भाई पहले क्लास में अगर पास्ट का टेंस है तो दूसरे में कौन सा लगेगा, पहले में अगर फ्यूचर का है तो दूसरे में कौन सा लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद से पढ़नी है। तो टेंसेस से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और इससे भी आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन एप्टीट्यूड के कारवान सीरीज़ के बुक में अच्छे से ये डिफाइन है, तो आप वहाँ पर कर लो, या फिर यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो। मतलब फारिग ना बैठो, पढ़ते ज़रूर रहो। टॉपिक्स आपको पता होना हो, पढ़ते ज़रूर रहो। टॉपिक्स तो मैं अभी आपको क्लियर करके बता भी दे रहा हूँ ना कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, कितने आएंगे। जब ये चीज़ें आपको पता भी हैं तो फिर तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। तो अगेन इसको भी टाइम दो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और कोई टफ नहीं आ रहे होते, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड कोई पूछ रहे होते हैं, या कोई आप ये कह लो परफेक्ट से रिलेटेड कोई हैबिचुअल टेंस पूछ रहे होते हैं। तो यही होता है आपके पास टेंसेज में, और आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। इंग्लिश के पोर्शन में जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होता है वो आ रहा होता है डिफरेंट ग्रामर से। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा,
कभी कभी क्या आता है कि आपके पास जो है पेयर वर्ड्स आ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन हो गया, फ़ैन का एक मतलब होता है पंखा, दूसरा फ़ैन का मतलब होता है जैसे किसी भी सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं। तो ये देखो दोनों वर्ड सेम है, इनको हम कहते हैं पेयर वर्ड्स। तो पेयर वर्ड्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने का। स्पेलिंग्स आ सकती हैं या फिर आप ये कह लो कि कोई स्ट्रक्चर आ सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। लाइक नो सूनर वाला हो गया आपका, आल्दो का हो गया आपके पास जो है वो सिंस फार वाली चीज़ें हो गई, या कोई भी और चीज़ें, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी थोड़ा सा देख लेना। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये वर्ड कौन सा इसमें यूज़ हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से पढ़ लेना। जो IBA का मैनुअल है ना इंग्लिश का, शायद इस साल तो चेंज नहीं किया इन्होंने, लेकिन इंग्लिश का जो पुराना मैनुअल है ना, या आप ये कह लो इस साल वाला, उसमें अच्छे से कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, लाइक अल टुगेदर, आल्सो, एंड। अगर ये सब चीज़ें एक ही सेंटेंस में आ रही हैं तो इनको अरेंज कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ये चीज़ आप लाजमी पढ़ना, IBA के इंग्लिश के मैनुअल में मिलेंगी, वहाँ से लाजमी क्वेश्चन 1 ना 2 ज़रूर आ रहा होता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पर स्ट्रक्चर्स लाजमी पढ़ लेना, लाइक लेस्ट का हो गया, शुड का हो गया, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, तभी जाके जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन अच्छा भी होगा और इनसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेयर वर्ड्स को भी पढ़ लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा। और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए कुछ भी वर्ड्स दे रहे होते हैं कि बताओ इसमें कौन सा जो है वो ज़्यादा सूटेबल है वर्ड, इससे भी रिलेटेड यही आ रहा होता है। इंग्लिश का तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह जो ये क्वेश्चंस आएंगी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंग्लिश के पोर्शन के लिए, देखो सबसे पहले वो आपको इंग्लिश का पोर्शन देंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे जो मैंने बताए, और 40 मिनट से दिए जाएंगे। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसको छोड़ दो, उसको देखो ही मत, अभी उसको छोड़ दो। आप सीधा चले जाओ वोकैब पर, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर। अगर आपको वो आ रहे हैं, चाहे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, वो आप अटेम्प्ट कर लो। याद रहे 100% अगर श्योर हो ना तभी अटेम्प्ट करना, तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या आप ये कह लो कि एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, दूसरे जो भी पोर्शन हैं उन सब में से कोई भी रैंडमली कर सकते हो। रीडिंग कंप्रीहेंशन को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एंटोनिम सही कर लिए, सिनोनिम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, टेंसेस, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करो, पहले कट ऑफ को देखो। देखो कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था, कट ऑफ आपका यहाँ कैसे बनता है। देखो अगर आपने ब्लैंक, इसका मतलब है आपने अगर कोई MCQ छोड़ दिया है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसका ना आपसे वास्ता है, ना IBA से वास्ता है, ना ही कट ऑफ से वास्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक करेक्ट किया है, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो अब आपको इसको स्कोर मिलेगा, वो मिलेगा 4। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको स्कोर मिलेगा 4। अब अगर आपने एक इनकरेक्ट किया, क्योंकि IBA में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने एक इनकरेक्ट किया तो अब आपका एक -1 हो जाएगा स्कोर। याद रहे इस स्कोर से ये -1 हो जाएगा। अब देखो लास्ट, इसको हम कहते हैं कट ऑफ, और ब्लैंक से हमारा ना वास्ता है ना उनका वास्ता है। कट ऑफ आपका बनता है सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट से। लास्ट ईयर जो इंग्लिश के सब्जेक्ट पास करने का कट ऑफ था ना, वो था 30, सिर्फ और सिर्फ 30 स्कोर होना चाहिए, 30 स्कोर कट ऑफ होना चाहिए इंग्लिश में, आपका सब्जेक्ट पास होगा इंग्लिश का। क्योंकि टेस्ट को पास करने के लिए चारों पोर्शंस पास होने चाहिए, अदरवाइज टेस्ट पास नहीं होता। अगर किसी एक में भी रह गए तो टेस्ट फेल है, चाहे दूसरे में कितना ही स्कोर हो। तो इंग्लिश का कट ऑफ पास करने के लिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट पास करने के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था सिर्फ और सिर्फ 30। देखो 30 कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो 40 इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए, मतलब कि उनको ब्लैंक रख दिया, मतलब वो आपने क्या पता आपको डाउट हो या आपको आ ही नहीं रहा, आपने छोड़ दिया। और आपने जो है 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, सही है, 15 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और 15 क्वेश्चन को आपने इनकरेक्ट कर दिया गलती से। जाहिर सी बात है गलती से करेक्ट हो, इनकरेक्ट होगा। तो देखो 40 में से 10 आपने छोड़ दिए, 15 आपने सही किए, 15 आपने गलत किए। इसको मैं 15 लिख देता हूँ। तो देखो आपके 40 भी बन रहे हैं। अब आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, इंग्लिश का स्कोर कैसे बनेगा। देखो ब्लैंक का कोई वास्ता नहीं, तो ब्लैंक तो आपके गए। तो अब इसका मतलब है करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब कि इन 30 क्वेश्चन में से आपका कट ऑफ बनेगा। देखो अब आपको पता है एक करेक्ट करने पर मुझे 4 स्कोर मिलता है, तो इसका मतलब है अगर मैंने 15 करेक्ट किए हैं तो मुझे स्कोर मिलेगा 60। ओके, 15 करेक्ट करने पर मुझे 15 का स्कोर, 60 का स्कोर मिला।
अब जो मैंने गलत किए हैं ना वो उस स्कोर से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है 60 से 15 माइनस हो जाएंगे क्योंकि मैंने 15 इनकरेक्ट किए हैं। तो देखो 60 से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपके पास कट ऑफ बनेगा 45। इसका मतलब है आपने जो टोटल स्कोर किया है इंग्लिश में वो किया है 45। तो देखो इंग्लिश का अगर लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा है, लेकिन चांस है कि इस दफ़ा 40 हो या 35 हो। लास्ट ईयर जस्ट स्कोर था 30 और देखो इसमें हम कर रहे हैं तो 45 स्कोर बन रहा है। तो देखो इस तरीके से ही आप कट ऑफ को पास करोगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने डस्टर पता नहीं कहाँ रख दिया। देखो फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में 40 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करेक्ट किए और उसके 2 क्वेश्चंस गलती से, या फिर आप ये कह लो 3 क्वेश्चंस गलती से गलत हो गए। अब देखो 8 उसने करेक्ट किए और 3 उसके गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है कितने बचेंगे 29 मेरे ख्याल से, और उसने 29 छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल एक अजीम कर लेते हैं, 40 में से 29 उसने क्वेश्चन छोड़ दिए, 8 उसने करेक्ट किए और 3 को उसने इनकरेक्ट कर लिए, गलती से हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो एक जो ब्लैंक रह गए उनका हमसे वास्ता नहीं है। जो 8 करेक्ट थे, एक करेक्ट पे आपको 4 स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब है 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास स्कोर बनता है 32। सही है। अब उसने 3 जो गलत किए हैं वो स्कोर से माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 32 से 3 माइनस हो जाएगा, तो कट ऑफ कितना बचेगा 29। तो अब अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखो तो इसका मतलब है ये बच्चा इंग्लिश के पोर्शन में फेल है। सही है, वो पास नहीं है, वो फेल हो गया। अगेन अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, किसी बच्चे ने जो है फॉर एग्जाम्पल 20 छोड़ दिए। सही है, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं 40 के 40 आ रहे हैं तो आप करो। 20 उसने छोड़ दिए, करेक्ट उसने किए फॉर एग्जाम्पल 10। सही है, और उसके 10 इनकरेक्ट हो गए। तो देखो जो छोड़ दिए कोई वास्ता नहीं, 10 करेक्ट किए, एक करेक्ट करने पर 4 स्कोर, इसका मतलब है 10 पर हमें स्कोर मिलेगा 40 स्कोर बन गया। अब जो इसने गलत किए हैं वो स्कोर से माइनस हो जाएंगे, तो 40 से आपके 10 इनकरेक्ट है, इसका मतलब 10 माइनस होगा, तो आपका 30 स्कोर बन रहा है। तो देखो 30 पर ये पास हो गया। तो देखो सिर्फ और सिर्फ 10 करेक्ट करने पर भी आपका कट ऑफ बन रहा है, लेकिन शर्त रहे कि इनकरेक्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आप जो है टेस्ट में बैठे, आपने देखा कि मैंने जो है वो 15 क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट कर लिए हैं, आपको 100% श्योर है, तो इसका मतलब है आपके पास 60 स्कोर बन गया है। अभी भी आपने सिर्फ और सिर्फ 15 किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग तो यही रहा है ना कि 15 सही हो सकता है 10 सही हो, तो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 15 किए हैं और आपको पता है कि 15 में से 10 तो सही होंगे ही होंगे, आपको 1000% श्योरिटी है। तो अब आप क्या करो, इसमें से 5 या 10 क्वेश्चंस मजीद जो है वो कर लो अपने हिसाब से, तुक्के पर भी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चंस भी और करोगे और वो गलत हो गए तो 60 में से ही वो माइनस होगा। तो अगर 60 में से 10 मजीद इनकरेक्ट भी हो गए तो तब भी कट ऑफ आपका 50 आ रहा है। तो देखो ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट पास करने का। हो सकता है इस दफ़ा कट ऑफ 35 हो, 30 आप ये कह लो कि 40 हो या 45 हो, ज़्यादातर चांस है 35 या 40 का। तो आपको ये थोड़ा सा कट ऑफ को मद्देनज़र रख के ही टेस्ट को पास करना होगा, टेस्ट को करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, तो कट ऑफ को देखकर अगर आपके पास एक गुंजाइश रह गई है कि मैं मज़ीद क्वेश्चन करूँ, अब देखो जैसे मैंने ग्रैंड टेस्ट लिया था ना, उसमें क्या था, किसी बच्चे ने किए ही सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अब देखो करेक्ट ही आपने 8 किए हैं तो आपका तब भी स्कोर बनता है 84, इसका मतलब 32 बनता है। अब देखो 40 मैंने रखा था पासिंग, तो 32 में तो पास ही नहीं हो रहा ना, दूसरे छोड़ भी क्यों रहे हो और इनकरेक्ट भी कर रहे हो। तो पहले तो आप कम से कम जितना कट ऑफ का स्कोर है उस हिसाब से करेक्ट तो कर लो। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ 30 आ रहा है तो और आपने 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो इसका मतलब है 8 × 4 32 आपका स्कोर है। अब आपके पास गुंजाइश है कि आप 2 गलत कर सकते हो, तो इसका मतलब है जब 2 फॉर एग्जांपल आपने गलत कर भी लिए तब भी आपके पास 30 आ रहा है ना, तो कट ऑफ को आपने ध्यान से रखना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले आप एंटोनोम सिनोनोम ये सारी चीज़ें कर लो। अगर आपके पास गुंजाइश रहती है आप वहाँ पर ये चीज़ें भी काउंट कर लेना कि वाकई हो रहा है। टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लोग कह रहे होते हैं कि टाइम सर थोड़ा है, इंग्लिश में ये मैथ्स में टाइम आपका हो जाता है। वो पेपर ही इस तरीके का बनाते हैं कि टाइम आपका हो जाता है, बिल्कुल सेव होता है, मैं तो कहता हूँ। तो कट ऑफ को थोड़ा साइड में माइंड में लेके चलना
और उस हिसाब से टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो 20 क्वेश्चंस करने वाला भी पास हो सकता है, 5 क्वेश्चंस करने वाला भी 5 वाला तो नहीं, 10 वाला भी पास हो सकता है, 8 वाला भी पास हो सकता है, शर्त है कि उसका कट ऑफ अच्छा हो। तो कट ऑफ कैसे बनता है? ब्लैंक से हमारा वास्ता नहीं है, जो छोड़ दिया, एक करेक्ट करने पर 4 स्कोर और एक इनकरेक्ट करने पर -1 स्कोर। और लास्ट ईयर जो पासिंग था इंग्लिश का वो था 30। तो देखो कितना आसान है, अगर आपने 8 सही किए हैं ना और बाकी के 32 छोड़ भी दिए तो इसका मतलब है अब तभी पास हो, शर्त है कि नेगेटिव ना हो। तो इस हिसाब से आप अपना माइंड बना के टेस्ट कीजिएगा। तो ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पोर्शन मैथ्स के बारे में। देखो मैथ्स में कोई कैटेगरिकली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपके पास जनरल 35 के 35 क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो 35 मिनट्स देते हैं। सही एमसीक्यूज होते हैं कि 35 मिनट्स में हो जाएं। देखो यही वो पोर्शन है जो बहुत से बच्चों को फेल कर देता है, जो बहुत से बच्चों की उम्मीदें छीन लेता है कि वो पास ही नहीं हो पाते हैं। इसी पोर्शन के लिए ज़्यादा डाउट भी किया जाता है कि यार ये बड़ा टफ होता है। तो मैथ्स में जो आपके पास टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं बेसिक से, जो आप बीकेड मैथ्स भी कह सकते हो। देखो इसमें पहले तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, लाइक आपको सीरीज़ और सीक्वेंस का पता होना चाहिए, आपको अलजबरा आनी चाहिए, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्वेशंस, एक्सप्रेशन, अलजबरा, ये सब चीज़ें आप तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे नहीं है तो फिर तो आप बहुत बड़े फंसने वाले हो। तो ये चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आने चाहिए, आपको फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। इस दफ़ा का जो मैनुअल है उसमें फ्रैक्शन को तो नहीं रखा गया, लेकिन जो पिछले मैनुअल है या फिर आप ये कह लो वर्ड प्रॉब्लम्स तो शुरू फ्रैक्शन से ही होते हैं, तो फ्रैक्शन को आप डिटेल में पढ़ना। अच्छा ये जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा ना इनको आपने डिटेल में पढ़ना है, ये तो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ ना, इनको डिटेल में पढ़ना है। जैसे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की डिटेल क्या हो सकती है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन की ज़्यादा ट्रिक्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, रिमेनिंग फ्रैक्शन, तो ये चीज़ आप याद से पढ़ लेना। परसेंटेज अगेन इसको भी डिटेल में कवर करोगे, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे डिटेल में, आप खुद देख लेना, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। वेरिएशंस, रेशो प्रोपोर्शन, यूनिट रेट्स, डिस्काउंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, तो ये आप याद से पढ़ लेना। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर के प्रॉब्लम्स, टैंक के प्रॉब्लम्स लाजमी आते हैं, लास्ट ईयर 2 आए थे तो आप पढ़ लेना। बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टैक्स पूछ रहे होते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स से प्रॉब्लम्स, ज़कात के प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स, ये भी लास्ट ईयर लाजमी आया था। डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है मेरे ख्याल से एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, सही है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो इसको रीअरेंज करके जो भी क्वांटिटी पूछे आप बताओगे। अच्छा इसमें किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, यूनिट्स का भी आपको ख्याल रखना है, तो ये क्वेश्चन भी लाजमी एक ना एक ज़रूर आ रहा होता है। अच्छा टाइम और वर्क के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस और एलिमिनेशन, ये इक्वेशंस का हिस्सा होता है, तो ये चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन अगेन, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ें, इनके फॉर्मूले सबको आपको याद होने चाहिए। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, रूट्स आते हैं, इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स, ये सब चीज़ें, लोगेरिथम, और आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है। ये सारी चीज़ें मैनुअल में भी गिवन है, तो मैनुअल को भी फॉलो करते जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक उठाओ, यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर जाओ और आप उसको टाइम दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अच्छा इस दफ़ा का जो मैनुअल है ना उसमें सेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, सेट्स और वेन डायग्राम। ये पहले नहीं होता था, पता नहीं क्यों, फेसमैन में, नॉन इंजीनियरिंग में, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा रख किया गया है कि सेट्स भी हैं और वेन डायग्राम, तो ये सब चीज़ें भी आप पढ़ लेना। कार्डिनैलिटी होती है वेन डायग्राम में, तो हो सकता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा होता है इंग्लिश टू मैथ रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेंगे कि कोई भी एक इंग्लिश में वर्ड्स लिखेंगे, इंग्लिश में आपको एक स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे बताओ कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स लेस देन 4। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड मतलब के क्वेश्चन सारे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 नंबर्स को स्क्वायर करो एंड देन उसको लेस कर दो 4 से। तो लेस देन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप कोई भी 2 नंबर उठाओ, उनको स्क्वायर करो, तो स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, अब देखो इससे मैंने तो गलत लिख दिया है, द सम ऑफ लिख देते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 4। तो आप ये कहो टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको माइनस कर दो 4 से, सही है। ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कोई भी एक आपको इंग्लिश में एक्सप्रेशन देंगे और आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है।
इसकी भी आप प्रैक्टिस याद से कर लेना। इसका भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन लाजमी आया था, डिस्टेंस का भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन लाजमी आया था, और जो टैंक के प्रॉब्लम से वो भी आए थे, मिक्सचर के प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो भी आया था, एक और भी आया था यूनिट रेट्स का, वो भी आप पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ज्योमेट्री का, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देखो ज्योमेट्री में ज़्यादातर आपसे पूछ रहे होते हैं पेरीमीटर बताओ, एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, सरफेस एरिया बताओ, या एंगल्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। देखो एंगल्स के बारे में आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फिगर बनी हुई है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब जैसा तैसा अभी करके बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था x डिग्री, और यहाँ पर लिखा है 3y डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है जी 5y डिग्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है 7y डिग्री। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं और काफ़ी ट्रिकी आ रहे होते हैं, टफ आ रहे होते हैं, टाइम टेकिंग आ रहे होते हैं, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो अब आपसे ये पूछ रहा है x की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर एक एंगल आपकी x है और दो एंगल्स आपकी y के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों एंगल्स को फाइंड करो, तभी जाके जो है आपको तीसरी एंगल मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो 180 हो रहा होता है, और अगर कोई भी ट्रायंगल की एक एंगल फाइंड करनी है तो आपको पहले दो होनी चाहिए। तो अब देखो ये दो हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी हम 180 से माइनस करके फाइंड आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बनी हुई हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, वो होता है जी 180। तो इसका मतलब है 7y प्लस कर दो 5y, और तो इनका सम होता है 180। ओके, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स बनी हुई हैं। तो ये बनेगा 12y इज इक्वल टू 180, और ये आपकी टेबल लगेगी मेरे ख्याल से 15 टाइम्स। तो इसका मतलब है y का वैल्यू आपने 15 फाइंड कर लिया। तब देखो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर आप वो पुट कर दो और आपको एंगल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर y है 3y, इसका मतलब है 3 को y से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यू y की फाइंड की है। तो 3 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है ये वाला एंगल आपका बनेगा 45। तो देखो ये वाला एंगल आ गया। अब देखो यहाँ पर 5y लिखा हुआ है, तो 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, आएगा जी 75। तो इसका मतलब है 75 डिग्री आपके पास ये भी आ गया इसका। ओके, अब देखो आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है। आपको पता है ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये तो सप्लीमेंट्री था ना, ये भी 180 होता है, लेकिन जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो भी 180 होता है। तो आप क्या कर दो, तीनों को सम कर दो, ऐड कर दो, 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस में x लिख दो और इज इक्वल टू में 180 लगा दो। देखो 75 और 45 कितना होगा, ये आपके पास आएगा 120 और प्लस में x लगा दो और 180। तो अब देखो 180 में से 120 को माइनस कर दो, ये वहाँ चला जाएगा, x आपका सेम रहेगा, x का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो देखो इसका मतलब है x का वैल्यू आया 60। ये था आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि आपसे जो है वो कोई भी शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल हो, पेरीमीटर क्या कहते हैं स्क्वायर हो, कोई सर्किल हो, या कोई भी शेप हो, ट्राइंगल हो, आपको देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ एंगल्स कौन से हैं। कोई अननोन दे देंगे, वो आपको फाइंड करना होगा। तो एरिया के, पेरीमीटर्स के, वॉल्यूम्स, इन सब के शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे अभी जो है आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन है, लेकिन 15 दिन में मैं आपको एक गारंटी दूँ प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। अगर आप डेली 15 घंटे टाइम दो तो आपके चारों सब्जेक्ट्स पास हो सकते हैं, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 15 घंटा पढ़ना होगा, वो पढ़ेगा कौन। तो देखो अगर आप कट ऑफ, अगेन जो मैथ्स का होता है वो सेम इंग्लिश की तरह होता है, सही है, इंग्लिश और मैथ्स का कट ऑफ सेम होता है। इसका भी लास्ट ईयर 30 था। तो अगेन कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने आपको इंग्लिश में समझाया वही मैथ्स का है। अगेन एक करेक्ट करोगे 4 स्कोर और एक इनकरेक्ट करोगे -1 स्कोर। तो अगेन आपको यही बनाना है। तो क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए मैथ्स का कोई पोर्शन करना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, कट ऑफ को माइंड में रखकर करना। तो देखो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो आप क्या करो, कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योमेट्री का पोर्शन छोड़ रहे हो ना, तो ये रिस्क है, लेकिन ज्योमेट्री के अलावा जो टॉपिक्स हैं ना उनको आप अच्छे से कवर कर लो कि कम से कम आपके पास 10-15 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं, आपका कट ऑफ बन जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट टेस्ट मतलब अच्छा नहीं करना है, सारा सही नहीं करना, कट ऑफ पास करना है। तो अगर कट ऑफ इस दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर 40 भी आता है ना, तो इसका मतलब है 10 क्वेश्चन आपके लाजमी करेक्ट होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 20 करते हो
तो ज़रूरी थोड़ी है कि 20 के 20 सही होंगे। फॉर एग्जांपल 20 में से आपके 15 सही हुए, तो देखो 15 सही हुए तो 15 का कट ऑफ बनेगा 60, और 60 में से 5 आपके इनकरेक्ट अगर फॉर एग्जांपल हुए तो 55। तो कट ऑफ को थोड़ा सा माइंड में रख कर ये पोर्शन खास करके करना, तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अगर आप इस टाइम को अच्छे से मैनेज करो ना, डेली पढ़ो, तो आपका हो जाएगा। यही टॉपिक्स आके आपके पास कोई इंटर फर्स्ट ईयर का जो है टॉपिक नहीं आ रहा होता, इन्हीं टॉपिक से जो है वो आप कर लो तो आपका हो जाएगा। अच्छा देखो, बेसिक मैथ्स का जो खास कोई क्या कहते हैं भाई, जो कोर्स है फॉर एग्जांपल ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो किसी ने यूट्यूब पर खास अपलोड नहीं की हुई, तो कुछ चैनल्स हैं वहाँ पर आप देख लो। स्केलर लर्निंग, ये कोई सेट की प्रिपरेशन करवाते हैं, शायद इंग्लिश का चैनल है, यहाँ पर आप देख लो कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है। या मी अकेडमी एक चैनल है, एच अकेडमी भी मैंने सुना है, तो इन चैनल्स को भी आप थोड़ा सा विजिट कर लो, शायद यहाँ वहाँ से डेटा मिल जाए। या फिर आप क्या करो, डेली एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल बाय डिटेल यूट्यूब पर, गूगल पर, इधर उधर से सर्च करो, बुक में से सर्च करो, तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन करो, अगेन टाइम दो, अपने आप को डिज़र्विंग बनाओ, इंशाल्लाह आप ज़रूर ये टेस्ट पास करोगे। तो टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं हो जाना कि बहुत ज़्यादा टफ होता है मैथ्स, इतना भी टफ नहीं होता, कम से कम इतना टफ होता है कि एक डिज़र्विंग बच्चा ही उस टेस्ट को पास कर सके। टेस्ट का जो तीसरा पोर्शन होता है वो आपका होता है जनरल नॉलेज का। देखो जनरल नॉलेज टफ नहीं आ रही होती, आप थोड़ी सी न्यूज़ को फॉलो करते रहो तो इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। या फिर जो भी 2022 और 2023 में हुआ है ना हमारे साथ, वो याद कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी ये साइक्लोन का हो गया है काम, तो तूफ़ान वाला, इसको तूफ़ान का थोड़ा सा पढ़ लेना। कोविड तो खैर अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा, काफ़ी पुराना हो गया है। अभी जो हमारी पॉलिटिक्स में काम चल रहा है वही थोड़ा सा देख लेना। या फिर आप ये देख लेना कि ओल्ड नेम्स, मतलब के जो पुराने नाम होते हैं, कंट्रीज़ के हों, सिटीज़ के हों, प्रोविंसेस के हों, वो देख लेना। कैपिटल्स को देख लेना, करेंसीज़ को देख लेना, करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान में हो रहा है वो देख लेना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन देखे थे। अब देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि अभी जो ऐसे इंडिया ने ICC टेस्ट चैम्पियनशिप हारा है, तो वो टेस्ट चैम्पियनशिप किसने जीता, किन 2 टीम्स ने फाइनल खेला, और क्या कहते हैं पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, किसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का कप्तान कौन है, बाबर आजम, तो ये आपको पता होना चाहिए। या पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किसने रन्स बनाए हैं, विकेटें ली हैं, और पाकिस्तान ने जो है वो ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते हैं। ओलंपिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, किसने जीता था, किसके अगेंस्ट जीता था, और कितने मैचेस हुए थे, किस कंट्री में हुआ था। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी देख लेना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यही आता है। कंट्री कोड्स आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेना। रिवर्स, माउंटेन्स, या फिर ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगेन कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर जो जीके का कट ऑफ था ना वो जस्ट 5 था, सिर्फ 5 था। इसका मतलब है अगर आप जीके के 15 में से सिर्फ और सिर्फ 2 भी करेक्ट करते हो ना, 2 करेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब है आपका 8 स्कोर बन गया। अगर आप मजीद 3 आपके पास गुंजाइश है गलत करने की, और अगर आपने 3 गलत भी करनी है ना तब भी 5 बन रहा है, तो देखो जस्ट 2 अगर आपको भी आते हैं ना, तो देखो 2 पर 8 स्कोर बन गया। इसका मतलब है सब्जेक्ट पास है, बकाया 13 को छोड़ दो, पढ़ो ही मत। लेकिन हो सकता है इस दफ़ा कट ऑफ जो है वो 10 हो जाए जीके का फॉर एग्जांपल, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जीके 15 है ना, उसमें से आप कम से कम 4 तो आपको करने पड़ेंगे, 4 नहीं तो कम से कम 3 100% श्योर वाले, क्योंकि ये देखो आपके हाथ में, जीके कोई कैलकुलेशन का खेल नहीं है कि आपका गलत हो सकता है, मेमोराइजेशन का गेम है। तो अगर आपको अच्छे से पता है, याद है, तो आप 3 सिर्फ सही कर लेना। अकॉर्डिंग टू 10 कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन यही हो सकता है इस दफ़ा। लास्ट ईयर 5 था, तो अगर आपको देखो 10 कट ऑफ है ना, तो जस्ट 3 कर लो, तो 3 का आपको मिलता है स्कोर 12, तो देखो ज़्यादा हो गया। अब आप बकाया 12 छोड़ भी दो ना, तब भी ये सब्जेक्ट पास है। तो देखो 2-3 क्वेश्चन करके भी आप सब्जेक्ट को पास कर सकते हो, लेकिन कट ऑफ को आपने माइंड में रखना है। तो यही कुछ आ रहा होता है आपके पास जीके का। टफ नहीं आ रही होती। 2022 2023 यही हालात देख लो, थोड़ा सा तूफान के बारे में ज़रूर जान लेना, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। टेस्ट का जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है आईक्यू का। देखो आईक्यू इतनी टफ भी नहीं आती, लेकिन लास्ट ईयर जो है आईक्यू की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स रह गए थे, एक स्कोर से भी आईक्यू से रह गए थे। 3 सब्जेक्ट्स उनके पास भी थे, लेकिन आईक्यू से वो रह गए थे। तो आपको थोड़ा सा आईक्यू को सीरियस लेना होगा, आईक्यू को टाइम देना होगा। आईक्यू में क्या आ सकता है, आपके पास डायग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, कोई शेप्स आ गए तो ये आपको पता होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, लॉजिकल रीजनिंग, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं,
एक क्वेश्चन जो ज़्यादा देखा गया है ना, वो देखा गया है फाइंड ऑड वन आउट वाला। आपके सामने क्वेश्चन आता है फाइंड ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन लिखा होता है और आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पर एक लिखा हुआ है चेयर, सोफ़ा, स्टूल और एक लिखा हुआ है टेबल। आपके सामने ये क्वेश्चन आया और पूछा गया फाइंड ऑड वन आउट। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो बाकी 3 ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, जो बाकी 3 ऑप्शन से इतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे चेयर है, चेयर का काम क्या होता है, बैठना, सही है, चेयर हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अगेन सोफ़ा बैठने के लिए यूज़ करते हैं, स्टूल बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर इस पर चढ़ते भी तो हैं, भाई कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ कर लेना IQ में। सोफ़ा क्या है, बैठने के लिए, स्टूल भी क्या है, बैठने के लिए। अब टेबल देखो तो टेबल, हम जो टेबल का प्राइमरी पर्पस होता है वो बैठना नहीं होता, लेटना भी नहीं होता। टेबल का जो प्राइमरी मकसद होता है किसी चीज़ को रखना, कोई चीज़ उस पर रख के लिखना, तो यही काम आ रहा होता है टेबल का। तो इसका मतलब है टेबल वो ऑप्शन लग रहा है जो इन 3 ऑप्शन से वो डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ों में देखो एक चीज़ कॉमन है बैठना, लेकिन टेबल में वो चीज़ कॉमन नहीं है ये, तो इसका मतलब है टेबल ही आपका ऑड वन आउट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन टेबल हो जाएगा। या कोई और भी आ सकता है फाइंड ऑड वन आउट में, कि फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ हो ऑरेंज, दूसरा लिखा हुआ हो मैंगो, और फिर लिखा हुआ हो जी क्या हो सकता है, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल कर लेते हैं, और कोई और लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल बनाना। अब देखो ये चारों चीज़ों को एक सेंस से देखें तो ये फ्रूट्स हैं, तो देखो ये चारों फ्रूट्स हैं। किसी दूसरे सेंस से देखें कि ये तीनों कलर्स नहीं है लेकिन ऑरेंज एक कलर है, तो ये एक सेंस बन सकता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि ये देखो चारों फ्रूट्स भी तो हो सकते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन लग रही है, तो ये नहीं लगता कि कलर के हिसाब से देखें, तो थोड़ा सा सेंस भी यूज़ करना होगा। अगर आप देखो तो ऑरेंज का जो शेप है, मैंगो का जो शेप है, एप्पल का जो शेप है, तकरीबन सिमिलर ही होता है, सर्कुलर ही होता है, लेकिन बनाना का शेप इन तीनों शेप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि बनाना का जो इन ऑप्शंस का जो ऑड वन आउट होगा वो आपका बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू शेप हमने देखा है, हो सकता है ऐसे भी हो कि ये एक एज अ कलर यूज़ हुआ हो ऑरेंज और ये तीनों फ्रूट्स हों, लेकिन मुझे लगता है ये एज अ शेप ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि इसको एज अ कलर ही लें, ये एक फ्रूट में भी तो हम कंसीडर करते हैं। तो देखो इसका जो शेप है और इसका शेप तीनों आपस में मिलते हैं, मतलब एब्जेक्ट से ही है तकरीबन, और बनाना जो है वो इन तीनों से डिफरेंट है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो ऑड वन आउट होगा वो आपका बनाना होगा। तो इसी तरह आपके पास IQ आता है। और दूसरा मैंने बता दिया जाए डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस सीरीज, ये आपके पास IQ आ रहा होता है। तो ये होता है भाई आपके पास IQ का पोर्शन। देखो इन द एंड मेरी सजेशन होगी कि आप जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK और IQ चारों सब्जेक्ट्स को लाजमी टाइम देना, सब टॉपिक्स को लाजमी टाइम देना। ऐसा ना हो कि आप कहें कि IQ में तो यार कुछ भी आ सकता है, कोई भी लॉजिक यूज़ हो सकती है, GK काफ़ी लंबी है, हिस्ट्री है, कुछ भी आ सकता है, वहाँ देख लेंगे, या ज्योमेट्री क्या करेंगे, इंग्लिश में एंटोनोम सिनोनिम वैसे भी नहीं आएंगे जो हम पढ़ेंगे, तो छोड़ देते हैं उसको, वहाँ पर देख लेंगे। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपको लाजमी हर पोर्शन को टाइम देना होगा, तभी जाके जो है आपका टेस्ट पास होगा। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की वजह से, जैसे IQ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये देख लेंगे, कहीं उसकी वजह से आप रह ना जाओ। लाजमी चारों सब्जेक्ट्स कट ऑफ के बेसिस पे पास करने होते हैं, तभी जाके जो है आपका टेस्ट पास होता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एक कट ऑफ स्कोर से भी रह गए तो आप फेल हो, आपके पास जो है सिलेक्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती, आपको पास नहीं किया जाता। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, किसी र्यूमर में ना पढ़ो, अगेन प्रिपरेशन करो, टाइम दो, आप इंशाल्लाह कर जाओगे। और जो कट ऑफ होता है, लास्ट ईयर था 30 इंग्लिश, 30 मैथ्स, 5 IQ, 5 GK। इस साल हो सकता है 35 इंग्लिश, 35 मैथ्स और 10 IQ, 10 GK, या क्या हो सकता है 40 इंग्लिश, 40 मैथ्स, 10 IQ, 10 GK। तो हो सकता है, पता नहीं है, क्योंकि पहले नहीं बताते टेस्ट से पहले, वो रिजल्ट बनाते हैं खुद, उस वक्त डिसाइड करते हैं। तो कट ऑफ को थोड़ा सा माइंड में करके जाना, जब आप टेस्ट करने जाओ ना तो कट ऑफ को 50 माइंड में करके जाना कि मुझे 50-50 सब में बनाना है, 50 मैथ्स में, 50 इंग्लिश में, 20 आप ये कह लो IQ में और 20 GK में। तो ये माइंड करके जाना, फिर आप कट ऑफ को मैंने आपको समझाया उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करना। तो बेस्ट ऑफ लक। बहुत बड़ी गर्मी में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि
किसी चीज़ की अवेयरनेस ना होने की वजह से आपका टेस्ट रह जाए, आपका जो है वो एक ईयर वेस्ट हो जाए, तो थोड़ा सा ख्याल करना। और अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर अच्छा लगे, ना लगे तो छोड़ देना। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपसे IBA में मुलाकात होगी, मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।